अगरचे काफ़ी मजबूत था, मगर इस फौजी कैप्टन की बेतहाशा मारपीट से मेरा जोड़ दर्द कर रहा था। 2 फौजी मुझे पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। टार्चर सेल के करीब ही एक तंग सी नीम रोशन कमरे में बनाया गया था। उन्होंने मुझे वहां धकेल दिया और दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। ये दरवाज़ा लोहे का था और सलाखदार था। मैं फर्श पर अपने जिस्म की चोटों को सहलाने लगा और सोचने लगा कि अब मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। मिलिट्री इंटेलिजेंस पुलिस ने हमारे बारे में सारे कवायद सही दिए थे। जिस रात बहरी जहाज़ों को गर्क किया गया था, उससे एक रात पहले डाइविंग क्लब्स में से 2 ऑक्सीजन मास्क और फालतू गैस सिलेंडरों का चोरी होना इस बात का सबूत था कि ये चीज़ें इन्हीं कमांडोज ने चुराई हैं, जिन्होंने बाद में जहाज़ों के पेंदों में समंदर के अंदर गोताखोरी करके टाइम बम लगाए थे। बहरिया की इंटेलिजेंस को डूबे हुए जहाज़ों के मुआयने से मालूम हो गया था जहाज़ों के पेंदों में बम लगाकर तबाह किया गया है, और कमांडोज फौलादी तार काटकर जहाज़ों के पास आए थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता था कि बूढ़े अंग्रेज़ और इसकी बेटी ने जानबूझकर गवाह बनाया है और इनसे गलत बयान मेरे नाम से मंसूब किया गया है, मगर ये बड़ा कमज़ोर मौक़िफ़ था। इसको मजबूत करने के लिए साबित करने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं थी। बस मैं इनकार ही कर सकता था कि मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। जैसा कि यह बात वाज़ेह हो चुकी थी कि बहरिया और मिलिट्री की इंटेलिजेंस को मेरे बारे में पूरे सबूत मिल गए थे। टार्चर सेल में मुझ पर वहशियाना तशद्दुद शुरू हो गया। जैसी अज़ियत दी जा सकती थी दी गई। ये टार्चर मुझे इस भारतीय फ़ौजी कैप्टन की निगरानी में दिया जा रहा था। जब वो हद से गुजर जाता तो कैप्टन मेरे करीब आकर मुझसे कहता, अब भी अगर बता दो कि तुम्हारा दूसरा कमांडो साथी कहाँ है और पांडिचेरी में तुम्हारे और साथी कहाँ रोपोश हैं, तो तुम्हें मज़ीद कुछ नहीं कहा जाएगा। हम तुम्हें अस्पताल भिजवा देंगे और फिर आज़ाद कर देंगे। ये काम वो ज़िंदगी में कभी भूल कर भी नहीं कर सकते थे। मैं हर बार यही कहता कि मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ, मेरा कोई कमांडो साथी नहीं है। वो सारी रात मुझ पर वहशियाना तशद्दुद करते। कभी मेरी कमांडो ट्रेनिंग मुझे तशद्दुद की वजह से कुछ देर के लिए निजात दिला देती और कभी तशद्दुद की तकलीफ़ मेरी ट्रेनिंग की हदूद से आगे गुजर जाती और मुझ पर वाक़या नीम बेहोशी तारी हो जाती। मुझ पर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया था, जैसी अज़ियत दी गई थी, मैं इसकी तफसीलात नहीं बताना चाहता। बस यूँ समझ लें कि एक मुर्दा बेजान जिस्म अनायमी के डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया था और वो इसकी चीर फाड़ कर रहे थे। अगर कुछ ख्याल रखा जा रहा तो सिर्फ इस बात का कि मैं मर ना जाऊं और मेरे सांस की आमद और रफ्त बहाल रहे। ये रियायत भी मुझे इसलिए दी गई थी कि वो मुझसे अपने मतलब की मालूमात हासिल करना चाहते थे, जिसमें वो अभी तक नाकाम रहे थे। दूसरे रोज़ मुझ पर कोई तशद्दुद ना किया गया। मुझे उठाकर एक दूसरे कमरे में डाल दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मुझे थोड़ी सी तिब्बी इमदाद दी, मेरे ज़ख्मों पर दवा लगाई और मुझे 2 इंजेक्शन भी दिए। जिसके बाद मुझे नींद आ गई। नींद क्या आनी थी, बस मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हूँ। छोटा सा तंग सा कमरा, सलाखों वाला दरवाज़ा है। उसके बाहर एक बड़ा कमरा है जिसमें मेज़ और कुर्सियाँ लगी हुई हैं। इसकी खिड़कियों में से दिन की रोशनी आ रही थी। बड़ी मेज़ पर वही फ़ौजी कैप्टन बैठा किसी से टेलीफोन पर बात कर रहा था। मेरे वाले छोटे कमरे के साथ ही कैप्टन का कमरा बनाया गया था, या कैप्टन के बड़े ऑफिस के साथ ही छोटी सी हवालात बनाई गई थी। मैं पूरी तरह से अब होश में था। इंजेक्शन और तिब्बी इमदाद की वजह से मेरे जिस्म का दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया था। मैंने स्ट्रेचर पर लेटे लेटे अपने कान कैप्टन की बातों पर लगा दिए। वो किसी से अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रहा था। तुम लोग बिल्कुल निकम्मे हो। तुम इस लायक नहीं हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में रखा जाए। जब पुलिस और फौज ने सारे शहर की नाकाबंदी कर रखी है, तो इस पाकिस्तानी कमांडो का दूसरा आदमी क्यों नहीं पकड़ सके? वो इतनी जल्दी शहर से कैसे भाग गया? हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। मिलिट्री इंटेलिजेंस की डिफेंस ब्रांच का सीनियर ऑफिसर मेजर शरद दीवान 2-1 रोज़ में खुद यहाँ मामले की तफ्तीश के लिए पहुँच रहा है। इसको क्या जवाब दूंगा कि वो दूसरा कमांडो क्यों नहीं पकड़ा गया? वो तो मेरा कोर्ट मार्शल करवा देगा। मेजर शरद दीवान का नाम सुनते ही मेरा सारा बदन एक बार तो खौफ के मारे बिल्कुल सुन्न हो गया। अगर वो यहाँ आ गया तो मुझे इसके सामने पेश कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? बस एक धमाका ही होगा और मेरे सारे राज तश्त अज़बाम हो जाएंगे। पाकिस्तान और कश्मीर के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौजी हाई कमांड के नापाक मंसूबा का एक राज भी मुझे मालूम ना हो सकेगा। इसके बाद मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ नहीं होगा और ये लोग मेरा कोर्ट मार्शल करने के बाद फ़ौरन मुझे शूट कर देंगे। मेरे जहन में ख़यालात का एक हिजान सा बर्पा हो गया था। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है मैं मेजर शरद दीवान के पांडिचेरी पहुंचने से पहले किसी तरह यहाँ से फ़रार हो जाऊँ। बज़ाहिर ये बात नामुमकिन सी लगती थी। मैंने दोबारा अपने कान भारतीय इंटेलिजेंस कैप्टन के टेलीफोन पर की जाने वाली गुफ्तगू पर लगा दिए। वो फ़ोन पर कह रहा था, मैं तुम लोगों को सिर्फ कल के दिन की मोहलत देता हूँ। हो सकता है नागपुर से मेजर शरद दीवान परसों शाम को हेडक्वार्टर पहुँच जाए।
अगर कल तक तुम लोगों ने दूसरे मफरूर कमांडो को ना पकड़ा तो मैं तुम सबको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दूंगा। और उसने टेलीफोन बंद कर दिया और अंग्रेज़ी में बड़बड़ाते हुए गालियाँ देने लगा। एक और बात का भी मुझे पता चल गया था कि मैं इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस की हिरासत में हूँ। यही वजह थी कि मुझे नागपुर से मेजर शरद खुद पकड़े गए कमांडो से पूछगछ करने आ रहा था। मेरी समझ में वहाँ से फरार की कोई तरकीब नहीं आ रही थी। दरवाज़ा हर वक्त मकफल रहता था। एक फ़ौजी हर वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था। अगर किसी तरह इस फौजी से हवालात से निकल भी जाऊं तो आगे कैप्टन का कमरा है, इस कमरे के बाहर भी गार्ड हर वक्त मौजूद होती थी। इसके बाद मिलिट्री के गैरिजन छावनी या हेडक्वार्टर का इलाका था जहां से मेरे ऐसे ख़तरनाक कमांडो का फरार हो जाना नामुमकिन था। लेकिन मेरा वहाँ से फ़रार होना इंतहाई ज़रूरी था। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि कश्मीर काज और पाकिस्तान की सलामती की खातिर मेरा वहाँ से फ़रार होना ज़रूरी था। मैंने स्टेशन पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि यहाँ से किस तरह फ़रार हो सकता हूँ। इस इंडियन फ़ौजियों ने मेरी तलाशी लेते वक्त मेरे पास जितने रुपए थे वो निकाल लिए थे और मेरी घड़ी भी अपने कब्ज़े में कर ली थी। अब मेरे पास सिवाय 3 कपड़ों यानी पतलून, कमीज़ और पुरानी जैकेट की और कुछ नहीं था। इतने में फ़ौजी कैप्टन मेरे पास आ गया। फ़ौजी गार्ड ने जल्दी से कुर्सी लाकर मेरे स्टेशन के करीब रख दी। कैप्टन कुर्सी पर बैठ गया। सिगार इसके हाथ में था। इसने मुझे तहमकाना अंदाज में कहा, आंखें खोलो। मैंने आंखें खोल दी। मैं पहले ही नीम आँखों से इसे वहाँ आता देख रहा था। कैप्टन मुझे इत्मीनान में लेने के बाद कहने लगा, याद रखो हमने तुम्हारे साथ अभी तक बड़ी नरमी का सलूक किया है, लेकिन नागपुर से जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर आया है वो बुचर यानी कसाई के नाम से मशहूर है। वो तुम्हारा पेट चीर डालेगा और तुम्हारे पेट में जितने राज हैं तुमने छुपा रखे हैं वो सब बाहर निकाल लेगा। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि इसके आने से पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा दूसरा मफरूर साथी कहाँ छुपा हुआ है और भारत में तुम लोग कहाँ कहाँ ये काम कर रहे हो। मैं तुमसे एक बार फिर वादा कर दूँ कि तुम्हारी जान बचा ली जाएगी। तुम यहाँ से बर्मा के शहर रंगून भेज दिए जाओगे। वहाँ से तुम बड़ी आसानी से पाकिस्तान जा सकोगे। मैंने कहा, सर मैं बेगुनाह हूँ, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। ठीक है, कैप्टन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी जिस्म की बोटी बोटी अलग की जाए तो फिर मेजर शरद इस काम में माहिर है। कल नहीं तो परसों वो यहाँ आ जाएगा। ये कहकर मेरे कमरे से निकलकर कैप्टन अपने कमरे की मेज़ पर जाकर बैठ गया और काम करने लगा। गार्ड ड्यूटी ने मेरे दरवाजे को ज़ोर से बंद करके ताला लगा दिया। इसका मतलब था नागपुर से मेजर शरद कल नहीं परसों वहाँ पहुँच रहा था। जब मैंने इसका तस्वुर करता जब मेजर शरद मुझे अपने सामने एक पाकिस्तानी कमांडो के रूप में देखेगा, मेरे कानों में आंधियाँ से चलनी शुरू हो जाती। मेजर शरद तो मुझे धर्मवीर की हैसियत से जानता था, जिसने इसकी बहन को डाकुओं के चुंगल से निकाला था और जो हर वक्त देशभक्ति के राग अलापता रहता था। मुझे मालूम था कि इस हैरत अंगेज़ इंकशाफ के बाद वही मेजर शरद दीवान मुझे अपना छोटा भाई समझता था, मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा और मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सदमा इस बात का था कि मैं दुश्मन की कैद में मारा जाऊंगा और एक ऐसा वसीला मेरे हाथ से निकल जाएगा जिसकी मदद से मैं भारत के पाकिस्तान दुश्मन अज़ाइम के टॉप सीक्रेट खुफिया राजों से वाकिफ़ रहता था। इतने में 2 फौजी साथ वाले कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने भारतीय कैप्टन को सलूट किया। भारतीय कैप्टन ने साथ लेकर मेरे कमरे में आ गया। दोनों फौजियों में से एक सिख था और दूसरा गोरखा। उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी। सिख फौजी जो कैप्टन रैंक का था कहने लगा, ये अब ठीक हो गया है, इसे चैम्बर 5 में पहुंचा दो कैप्टन। भारतीय कैप्टन ने कहा, सर बस मेरा यही ख्याल था कि ठीक है, मैं इसे आज रात चैम्बर 5 में पहुंचा दूंगा। सिख कैप्टन कहने लगा, नागपुर से स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के मेजर शरद दीवान का पैगाम भी आ गया है। वो परसों सुबह की गाड़ी से नागपुर से पांडिचेरी पहुंच रहा है। वो पूरा बुचर है, वो पाकिस्तानी कमांडो से सब कुछ मालूम कर लेगा। इतनी देर तक चैम्बर 5 का कैप्टन जोशी इससे इंटेरोगेट करेगा। फिर इसने मुझे गाली देकर कहा, तुम लोगों ने हमारी नेवी का इतना बड़ा नुकसान किया है, तुम्हें से 1000 कमांडोज को फांसी पर लटका देने से भी पूरा नुकसान नहीं होगा। मैंने दिल में कहा, अगर खुदा ने मेरी ज़िंदगी लिखी है तो तुम्हें इससे भी 1000 गुना ज़्यादा तबाही का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। दोनों फौजी चले गए। कुछ वक्त गुजर गया। उसके बाद मुझे हथकड़ी लगाकर दोनों फौजी गार्ड्स की निगरानी में एक इमारत की दूसरी मंजिल की कमरे में ले जाकर डाल दिया गया। यहाँ फर्श पर सिर्फ नारियल की चटाई बिछी हुई थी, वहाँ और कुछ नहीं था। यहाँ मुझे टीन के डब्बे में बासी सब्जी का शोरबा और बासी डबल रोटी के 2 टुकड़े खाने को दिए गए। मिट्टी के प्याले में पानी पीने को मिला। चैम्बर 5 था। दीवार के साथ बल्ब जल रहा था। ये छोटा सा कमरा भी हवालात की तरह था, जिसका दरवाज़ा लोहे की सलाखों वाला था। दरवाजे के आगे एक तंग सी राहदारी थी। यहाँ किसी जानवी एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी दरवाजे के आगे पड़ रही थी।
ये कोई ख़ास किस्म का अकूबत खाना था जहाँ मुझसे किसी कैप्टन जोशी से पूछताछ करनी थी और मुझ पर कोई नई किस्म का तशद्दुद करना था। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात का था कि परसों सुबह किसी मेजर शरद दीवान नागपुर से यहाँ पहुँचने वाला है। इसके आने से पहले यहाँ से फ़रार हो जाना चाहता था, लेकिन फ़रार का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिस इमारत की दूसरी मंजिल के टार्चर सेल में चैम्बर नंबर 5 में मुझे कैद किया गया था, इसके पीछे कोई रेलवे लाइन थी। वहाँ से किसी वक्त कोई इंजन रेलगाड़ी के डब्बों को लेकर शंट करता, सीटी बजाता आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाता था। इस कमरे में ना कोई रोशनदान था, ना ही कोई खिड़की थी। इतने में एक काले रंग का खौफनाक चेहरे वाला आदमी, जिसने कैप्टन की वर्दी पहनी हुई थी, इसके गाल पर लंबा सा जख्म था, हाथ में ब्रीफकेस लिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। एक सिपाही ने एक फ़ौरन कुर्सी लाकर रख दी और कुर्सी पर बैठ गया। इसने सबसे पहले मेरी नब्ज़ देखी, फिर बेरहमान अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम नहीं बताओगे तुम्हारा साथी कमांडो कहाँ रोपोश है और तुम इंडिया में पाकिस्तानी कमांडोज का हाइड आउट कहाँ है? मैंने बड़ी बेजारी से कहा, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ, मुझे नाहक गिरफ्तार किया गया है। बहरी जहाज़ों की तबाही से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बोला, मेरा नाम कैप्टन जोशी है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कैदी की चमड़ी उतारने का माहिर हूँ। ये कहते हुए इसने ब्रीफ केस में एक लंबा सा निस्तर निकाल कर मुझे दिखाते हुए कहा, इस निस्तर से पहले तुम्हारी गाल पर एक लंबा कट लगाऊंगा, फिर जख्म के अंदर अपनी 2 उंगलियां डालकर सिर्फ एक झटका दूंगा और तुम्हारे गाल की खाल अलग हो जाएगी। वो मकरू अंदाज में हंसने लगा। निस्तर उसके हाथ में था। कैप्टन जोशी ने मुझे गर्दन से दबोच कर मेरे गाल पर निस्तर चला दिया। मेरी चीख निकल गई। मैंने अपनी गर्दन इसके शिकंजे से छुड़ा ली। कैप्टन जोशी ने चिल्लाकर ड्यूटी गार्ड पर मौजूद सिपाही को आवाज़ दी, लांस नाइक, आकर इसे पकड़ो। लांस नाइक, जो दरवाजे के बाहर ड्यूटी पर खड़ा था, दौड़कर अंदर आ गया। उसने मुझे बाजुओं से पकड़ा। मेरी हथकड़ी यहाँ लाते वक्त उतार दी गई थी। भोचर कैप्टन जोशी ने निस्तर मेरे गाल पर लगाया ही था कि एक फ़ौजी ने आकर सलूट किया और ऊँची आवाज़ में बोला, सर, स्वामी रघुनाथ जी आए हैं। कैप्टन जोशी का निस्तर वाला हाथ वहीं रुक गया और जल्दी से मेरे टार्चर चैम्बर से निकलकर राहदारी में आ गया। इस दौरान एक लंबा सा साधु नमोदार हुआ, जिसके बाल लंबे थे, दाढ़ी सीने तक फैली हुई थी, गले में मंकों की मालाएं थी, हाथों में कड़े थे, माथे पर सिंदूर का टिपका था और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। कैप्टन जोशी ने झुककर साधु के पाँव छुए और हाथ बांधकर अदब से बोला, महाराज, मेरे धन भाग के आपके मेरे ऑफिस में पधारे। साधु ने एक नज़र सलाखों से मुझे देखा और पूछा, ये मलीज पाकिस्तानी जासूस है क्या? कैप्टन जोशी बोला, जी महाराज, इन लोगों ने हमारे 2 जहाज़ तबाह किए गए, एक ही पकड़ा गया है, दूसरे के बारे में पूछगछ कर रहे हैं। साधु ने, जिसका नाम स्वामी रघुनाथ था, मुझे बहुत बुरे लफ्ज़ों से पुकारा और अंदर आ गया। कैप्टन जोशी भी इसके साथ ही अंदर आ गया। स्वामी रघुनाथ ने झुककर मुझे देखा और मेरे गाल से खून रस रहा था। इसने गुस्सैली आवाज़ में कहा, बता दे तेरा दूसरा मरीज साथी कहाँ है, नहीं तो तेरी बोटी चील कब्बों को खिला देंगे। फिर स्वामी ने कैप्टन जोशी से पूछा, अभी तक इसने अपने साथियों का नाम पता नहीं बताया? कैप्टन जोशी हाथ बांधे ही खड़ा था। कहने लगा, महाराज, अभी बता देगा, मैंने अभी अपना ऑपरेशन शुरू किया है। स्वामी रघुनाथ ने अपना हाथ आगे करके कैप्टन जोशी के सर पर रखा और कहा, बालक, हम गुरु गोरख का नाथ एक मंत्र पढ़कर इस मरीज पर फूकेंगे। इस मंत्र के असर से फ़ौरन अपने साथियों के नाम और ठिकाने बता देगा। कैप्टन जोशी खुश होकर बोला, महाराज, आप मंत्र ज़रूर पढ़कर फूकें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मंत्र से अपना मकसद हासिल हो जाएगा। स्वामी वहीं फर्श पर आलती मालती मारकर बैठ गया। इसने बाजू बुलंद किया और नारा लगाया, आलोक निरंजन। इसके बाद कैप्टन जोशी से कहा, बच्चा, तुम खास बाल के हो। कैप्टन जोशी बोला, महाराज, ये आपकी कृपा है। स्वामी ने कहा, फ़ौरन जाओ, अपने हाथ से चाय का एक गिलास बना कर लाओ, हम इस चाय पर मंत्र पढ़कर फूकेंगे और चाय इस मरीज को पिला देंगे, फिर देखना है कैसे बोलता है। कैप्टन जोशी ने कहा, अभी लाता हूँ महाराज। स्वामी ने ताकीद करते हुए कहा, याद रखना, चाय खुद बनाना, किसी दूसरे से ना बनवाना, नहीं तो मंत्र का असर जाता रहेगा। कैप्टन जोशी बोला, महाराज, मैं खुद बना कर लाऊंगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। ये कहकर वो इस चैम्बर 5 से बाहर चला गया। ड्यूटी गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया और चौकस होकर पहरा देने लगा। स्वामी रघुनाथ मुझे घूरे जा रहा था। मैंने सोचा कि ये जाहिल साधु मुझ पर क्या मंत्र पढ़ेगा। मेरे दिल पर अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। उसका मंत्र सारे का सारा जिस्म भस्म होकर रह जाएगा। मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि मैं कुछ देर के लिए इंतहाई दरिंदा से तजियत से बच गया हूँ। मेरे नज़दीक ये कोई फराड या साधु था जिसने भारतीय कैप्टन फौजी को उल्लू बना रखा है। स्वामी रघुनाथ ने अपने छोटे से खतरे थैले में से जो इसके बगल में लटका हुआ था और एक नज़र दरवाजे के बाहर खड़े फौजी की तरफ देखा, फिर थैले में से कपड़े में लिपटी हुई कोई बड़ी सी शे तेज़ी से निकाली और मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, इसे फ़ौरन कहीं छुपा लो।
मेरी समझ में कुछ न आया कि साधु क्या कह रहा है। मैं उठकर बैठ गया। स्वामी रघुनाथ ने इंतहाई दुरुस्त मगर दबित आवाज़ में कहा, आदमी हो के जानवर, इसे छुपा लो जल्दी। मैंने रुमाल में लिपटी हुई इसे जल्दी से अपनी पतलून की जेब में छुपा ली। इसे पकड़ते हुए मुझे मालूम हो गया ये एक छोटा सा पिस्तौल है। सूरत-ए-हाल एकदम तब्दील हो गई थी। स्वामी रघुनाथ ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा। एक बार मंत्र पढ़कर इसने मेरे करीब आकर मेरे सर पर फूंक मारी और आहिस्ता से कहा, इसमें एक ख़त भी है, इसे भी पढ़ लेना। फिर वो मंत्र पढ़ने लगा और दरवाजे के बाहर जो इंडियन लांस नाइक ड्यूटी दे रहा था, इसका मुंह सामने की तरफ था, हमारी तरफ इसकी पुश्त थी। इतने में कैप्टन जोशी चाय का प्याला हाथ में ले आ गया। स्वामी जी ने खुश होकर कहा, शाबाश, ला प्याली इधर लाकर रख दे, बस समझ ले कि तेरा काम हो गया जोशी। कैप्टन जोशी स्वामी जी के आगे चाय की प्याली रखकर वहीं बड़े अदब से बैठ गए। स्वामी रघुनाथ बड़े लंबे लंबे मंत्र पढ़कर जाप कर रहा था। इसने जब मंत्र पढ़ना ख़त्म किया तो चाय की प्याली में फूंक मारकर कैप्टन जोशी को हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, अब ये चाय इस मलीज को पिला दे, अगर ये ना पिए तो इसे ज़बरदस्ती पिला दे। इसके साथ ही स्वामी जी ने मुझे आँख का हल्का सा इशारा किया। कैप्टन जोशी ने चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई और करख्त आवाज़ में बोला, ये मेरे गुरुजी की ख़ास चाय है, अगर इसे ना पिया तो मैं तेरी आँखें निकाल दूँगा। मैंने ज़रा से हिचकिचाने की अदाकारी करते हुए स्वामी जी की तरह इशारा पाकर आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगा। कैप्टन जोशी बड़ा खुश हुआ और स्वामी जी से मुस्कुरा कर कहा, जोशी जी देख, हमारे गुरु गोरखनाथ के मंत्र का असर ये चाय पीने के बाद कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा। हम इसे यहाँ अकेला छोड़ देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। हम बाहर राहदारी में एक तरफ खड़े होकर 5 मिनट इंतज़ार करेंगे। ठीक 5 मिनट बाद इसे होश आएगा। जब तुम इससे पूछोगे तो ये अपने सारे कमांडो साथियों के नाम और पते बता देगा। धन हो महाराज। और वो दोनों मेरे कमरे से चले गए। स्वामी जी ने बोला, ड्यूटी पर खड़े सिपाही को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाओ। ड्यूटी पर खड़ा सिपाही भी कैप्टन जोशी के हुक्म से इनके साथ ही एक तरफ को चला गया। मैं समझ गया स्वामी जी इस ड्रामे का क्या मकसद है। वो यकीनन मुझे ख़त पढ़ने का मौका देना चाहते हैं। और जो पिस्तौल वाला बंडल साथ था, इसके जाते ही मैंने जेब से कपड़े में लिपटा हुआ बंडल निकाल कर खोला। इसमें एक बड़ा मॉडर्न किस्म का छोटा सा पिस्तौल था जिसके आगे साइलेंसर लगा हुआ था। साथ ही एक कागज़ तय करके रखा हुआ था। मैंने कागज़ खोल कर पढ़ा। इसमें उर्दू की इबारत लिखी थी, इस पिस्तौल की मदद से अगर तुम यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए तो कागज़ की पुष्ट पर जो एड्रेस लिखा है वहाँ पहुँचकर गंगू नाम के बेरे से मिल लेना। कोड वर्ड जय सीताराम है। अगर पकड़े गए तो पिस्तौल गायब करके इस खत को मुँह में निकल कर पेट में उतार देना। मैंने सबसे पहला काम ये किया, रुपये की गोली सी बनाकर इसे पतलून की जेब में डाली और पिस्तौल दूसरी जेब में छुपा लिया। मगर मैं परेशान भी हो गया, इसलिए कि पिस्तौल ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था। कैप्टन जोशी वापस आते ही मुझ पर तशद्दुद शुरू कर देगा तो यकीनी तौर पर पिस्तौल इसे नज़र आ जाएगा। मुझे ये मालूम नहीं था कि स्वामी रघुनाथ के रूप में हमारे आदमी ने इसका बंदोबस्त भी कर लिया था। बाहर से जय गोरखनाथ का नारा बुलंद हुआ। मैं समझ गया यह इशारा मुझे कर दिया गया कि हम आ रहे हैं। इसके बाद स्वामी जी कैप्टन जोशी के साथ कमरे में आ गए। इस दौरान जल्दी से ज़मीन पर लेट गया। मैंने खुद पर मसनूई बेहोशी तारी कर ली। स्वामी जी ने आते ही कैप्टन जोशी से कहा, मलीच बेहोश है, इसे अभी होश में लाता हूँ, फिर देखना कि इसे फरफर बोलता है। इसने कोई मंत्र पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी। मैंने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। कैप्टन जोशी मेरे पास बैठे हुए पूछा, बता तेरे दूसरा कमांडो साथी कहाँ इनके नाम क्या हैं? मैंने यूं ही सोचे समझे बगैर एक चीख मारी और फिर बेहोश होने की अदाकारी करते हुए ज़मीन पर पड़ गया। स्वामी जी ने बाद में मुझे बताया कि मैंने ठीक किया था। स्वामी जी ने मुझ पर मंत्र पढ़कर फूंकने की शुरू कर दी। जब देर तक वो मंत्र पढ़ते रहे और मैं बेहोश रहा तो उन्होंने कैप्टन जोशी से पूछा, भालके मंत्र ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ गया, इससे अभी होश नहीं आएगा, अभी इसे पढ़ा रहने दो, सुबह इससे तमाम राज मालूम कर लेंगे, सुबह तक इसे होश आ जाएगा। जो महकुम महाराज का, कैप्टन जोशी ने हाथ बांध कर कहा और स्वामी जी के साथ ही कमरे यानी चैम्बर 5 से बाहर निकल गया। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हिंदू कौम सर से पांव तक तोहिमात में डूबी हुई है। इनके पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में इंतहाई ज़ईफ़ुल एतक़ाद होते हैं और साधु जोगी सन्यासी लोग इन्हें खूब उल्लू बनाते हैं, क्योंकि साधुओं की हिंदू लोग सिर्फ इज्जत ही नहीं करते बल्कि इनसे डरते भी रहते हैं। इन्हें यकीन होता है कि अगर किसी जोगी या साधु ने इन्हें बद्दुआ दे दी तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इन लोगों के जाने के बाद मैंने आंखें खोलकर लेटे लेटे दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर लांस नाइक पहरे पर खड़ा था। कभी कभी वो टहलने लगता, कभी मुझे एक नज़र मेरी तरफ देखकर पुष्ट करके सलाखों वाले दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता। स्वामी गोरखनाथ हमारा कोई ख़ास आदमी था जो साधु के बेस में जनूबी हिंद में काम कर रहा था। उसने ख़त में जो कुछ मुख्तसर सा लिख कर दिया था, इसका मतलब यही था कि मैं आज रात को ही वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करूँ। इसने मुझे पिस्तौल इस मकसद के लिए दिया था। ये गोया एक तरह से खुदा की मदद थी जो अपने आदमी की शक्ल में मुझे पहुंची थी।
एक दिन छोड़कर मेजर शरद दीवान मुझसे इंटरोगेशन करने आ रहा था। मेरा वहाँ से फरार होना बहुत ज़रूरी था।